हेलो एवरीवन। तो कैसे सारे सब बढ़िया। आगे दोबारा। यार वीडियो रुक गई क्या हमारी? अच्छा नहीं, वीडियो नहीं रुकी, ठीक है, स्लाइड रुक गई है। तो दोबारा मिलके दोबारा आ चुके हैं करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज है 12 अगस्त 2023। मिशन 2024 हम फॉलो कर रहे हैं। मिशन 2024 की करंट अफेयर का पूरा भांडा फोड़ देंगे इनका। टेंशन ना लो, जितना भी हो सारा का सारा कवर करेंगे। और एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्री मेंस CA PF CDS NDA सब में कवर हो जाए, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत ना रहे। सिर्फ UPSC सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का खेल नहीं है, दुनिया जहान पूछा जाता है, ठीक है। तो इस दुनिया जहान में से सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 60 to 85 क्वेश्चन, 60 to 70 क्वेश्चन के करीब जो आने हैं वो सिर्फ आपकी बुक्स में से आने हैं। थोड़ा सा एनालिटिक्स पावर यूज़ करना वो हो जाते हैं इजीली, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत गलती भी चलेंगी। बाकी के जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर से आ जाते हैं, और थोड़े बहुत आपके इधर उधर की जांच पड़ताल से, ठीक है। अब क्या है, पढ़ने की कोशिश करते हैं आज की करंट अफेयर क्या कहती है। अब आज की करंट अफेयर मैंने हिंदी में बनाई है, ये इसलिए कि एक इंग्लिश में बना चुका हूँ, एक हिंदी में बना चुका हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग ये कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से देखते हैं किस फेज़ में आएंगे। तो आज की हिंदी में है। तो आदिवासी महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। किसने? एक संसदीय समिति होती है जिस समिति का नाम है महिला सशक्तिकरण समिति, ठीक है। ने आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य स्थितियों पर अलग अलग डेटा कमी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करी, क्योंकि केंद्र के पास कोई भी एक प्रॉपर डेटा नहीं है और इनको एक ऐसा डेटा चाहिए आदिवासी महिलाओं के लिए, ताकि वो उनके लिए एक बेनिफिट स्कीम यानी स्वास्थ्य सुविधाओं की एक रिपोर्ट तैयार कर सके। तो क्या है रिपोर्ट की विशेषता, क्या है? दे अगर कोई रिपोर्ट होगी तो एक्चुअल में जो जो एक्चुअल कंडीशन है वो पता चल पाएगी। जल्दी शादी हो जाती है, उसके कारण उनको जल्दी प्रेग्नेंट होना पड़ता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जोखिम होता है, दिक्कत होती है। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 41% है, ठीक है। मलेरिया तपेदिक यानी कि उच्च जो शिशु मृत्यु दर है वो बेसिकली 41% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बाकी सारी बीमारियां भी है जिनसे उनको जूझना पड़ता है। आधी से अधिक आदिवासी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं प्रजनन आयु के टाइम पे। जनजातीय लोगों के लिए जो बीमारियां पंजीकरण होते हैं वो भी इनको नहीं मिल पाते हैं, उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये इस वजह से रिपोर्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। अब सिफारिशें क्या कहती हैं? एक अच्छा खासा डेटा होना चाहिए, ठीक है। मंत्रालय इसमें बेसिकली हेल्प करे, जिसमें जनजातीय मंत्रालय के अलावा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को साथ में काम करना चाहिए, ये बेसिकली कहा जाता है केंद्र स्वास्थ्य, जो कि इसमें एक अच्छा खासा डेटा है। एक समावेशी एक डेटा हो, ठीक है, जहाँ पर समय समय पर जानकारियाँ हो और उसके उसके अगेंस्ट में जाकर रिकमेंडेशन दी पाए। तो इसके बेसिस पे काम करने की बात की जा रही है। अब होगा क्या? मानसिक स्वास्थ्य और जो भी आपातकालीन सेवा से प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेसिकली क्या है, सॉरी यार कई बार काफ़ी वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर, तो जो कई बार नहीं बोले जाते हैं, तो सीरियसली सॉरी। अच्छा, अब बेसिकली क्या होगा कि जो जनजातीय स्वास्थ्य का जो डेटा होगा उसके अच्छी खासी यानी कि मंत्रालय के पास जो निगरानी होगी, जानकारी होगी, तो उसके बेस पे एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बाकी चीज़ों के लिए अच्छी होगी। स्वास्थ्य पोर्टल को पोषण ट्रैकर जैसे विभिन्न सरकारी डेटाबेस से जोड़ना चाहिए, ठीक है। शिक्षा यानी कि एक अच्छे स्कूल बनाए रखने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करें और स्कूल से बाहर लड़कियों के लिए एक वैकल्पिक शिक्षण कार्यक्रम विकसित करें, ठीक है। क्योंकि आदिवासियों के पास ना कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, वो स्कूल जाएंगे, स्कूल से आने के बाद दोबारा उन्हीं चीज़ों में लगेंगे। तो इससे अच्छा ये कोई इनको तो उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए कि स्कूल से आने के बाद उनको एक अलग ट्रेनिंग दी जाए कि आप इसके साथ साथ ये भी सीख लो ताकि आपके फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है। एक तरीके से एक अलग डिफरेंट स्किल, तो ये ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती हैं? तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स अगर आप देखोगे तो मेरा बच्चा अभियान और पीरामल स्वास्थ्य, ये दोनों की दोनों स्कीम्स हैं। ये क्या कहती हैं? जो मेरा बच्चा अभियान है उसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली मध्य प्रदेश के दतिया जिले में इसको लाया गया था और कुपोषण से लड़ना था, और इसी की वजह से 17% से अधिक का जो कुपोषण की जो रेट थी वो गिर गई थी। और इसमें टीकाकरण, स्तनपान वृद्धि, ये सारी चीज़ों में अच्छा खासा गिरावट देखी गई है। वहीं जो पीरामल है ये बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है? ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ये बेसिकली जो प्राथमिक जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं उसके अंदर बेसिकली काम करती है, और एक अच्छी स्कीम के तौर पर उभर के आई है। अभी आज की टाइम पे ये 7 राज्यों में 25 जिलों के अंदर स्वास्थ्य पोषण को बेसिकली देखते हुए नीति आयोग के साथ साझेदारी करके चीज़ों को चला रही है। तो ये थी आपकी पीरामल स्कीम और ये थी आपकी मेरा बच्चा अभियान, ठीक है। ये लाइन ज़्यादा हो जाती है यार, इसको हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दूसरी रिपोर्ट क्या है? आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति का संशोधित मसौदा। अब आधिकारिक सांख्यिकी क्या है, यानी कि स्टैटिक्स क्या है, ऑफिशियल स्टैटिक्स क्या है?
तो आपके पास एक अच्छा खासा डेटा होगा, अच्छा खासा डेटा होगा जिसके थ्रू आप एआई और एमएल के थ्रू, यानी कि अगर आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके एक अच्छा खासा डेटा निकाला जाए, और उस डेटे का यूज़ करके आप एक ऐसी नीति बनाए जो कि आपके देश के लिए, आपके लिए बेसिकली हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय नीति का जो विशेषताएं क्या होगी, इस नीति का मुख्य लक्ष्य क्या होगा, सरकार के भीतर बाहर निर्णय लेने में सहायता करेगा, विश्वसनीय अच्छा खासा डेटा आएगा। 2016 में भारत द्वारा अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक सांस्कृतिक के लिए सिद्धांतों को देखते हुए ऐसी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। एआई और एमएल का यूज़ किया जाए ताकि एक बिग डेटा एनालिटिक्स है उसके थ्रू काम किया जाए। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर डेटा साइंस है या फिर आप मशीन लर्निंग की बात कर लो, तो ये सारे के सारे ना सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। या फिर आप आज की डेट में अगर आपने देखा होगा एसक्यूएल चल रहा है, इसके अलावा पावर बीआई चल रहा है, तो ये सारे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम पे बात करते हैं, सिर्फ डेटा पे। आपके पास डेटा जितना ज़्यादा होगा उसके उसके अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा खासा काम कर पाओगे, आपको एक आउटपुट ज़्यादा मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा आपको काम किस पे करना है। तो इसी वजह से बेसिकली एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का आपका बेसिकली एक दृष्टिकोण बन जाता है, आप फ्यूचर आप थोड़ा सा आगे का सोचने लग जाते हो। तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। अब रेलवे पर सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है, अब क्या है बेसिकली चिंताजनक क्यों है, कारण क्या है कि रेलवे ने अपने रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा बेसिकली चला गया है। क्यों? पेंशन फंडिंग में बढ़ोतरी के कारण 100 कमाने के चक्कर में 107 खर्च कर दिए। ठीक है, 2021-22 में शुद्ध जो अधिशेष उत्पन्न नहीं कर पाया। रेल मंत्रालय कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 35% बढ़ गया है। पिछली बार 100 रुपये खर्च करे थे, इस बार 35 रुपये ज़्यादा 135 रुपये खर्च कर दिए। कुल कार्य का विजय जो व्यय हुआ है यानी कि एक्सपेंडिचर हुआ है वो 75% से अधिक कर्मचारियों की लागत, पेंशन भुगतान, रेलिंग स्टॉक रिलीज में भी खर्च हो गया। इसके अलावा जो ईबी, इसके अलावा जो अलग जो भी है, जो ईबीआर है, अतिरिक्त बजटीय संसाधन बेसिकली, तो एक्सटर्नल बेसिकली उसे हम कहते हैं। तो यात्रियों किराया, यात्रा किराया में माल परिचालन से होने वाले मुनाफे पर सब्सिडी दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि आपका खर्चा ज़्यादा हो गया है, यानी कि आपने रेवेन्यू इतना नहीं किया जितना आपका लॉस जाने में लग रहा है। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये बेसिक था। अब हुआ क्या है, रेलवे कार्यों को यानी कि परिचालन किया जाना चाहिए, रेगुलेशन किया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनाई जानी चाहिए, आरडीए होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वाणिज्य और वित्तीय स्वायत्तता इसको दी जानी चाहिए ताकि अपने आप रेलवे क्षेत्रीय लेवल पे, यानी कि जितने भी 17 जोन हैं उन सबको एक अपना एक फ्रीडम दी जाए कि आप उन उसके लेवल पे जाके चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, अपने लेवल पे जाके। तो ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए ताकि वो आराम से काम कर पाएँ। कौन कौन से काम किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट नॉर्मल ध्यान रखना, मेजर टेकन बाय द रेलवे सेक्टर, क्या क्या किए गए हैं क्या क्या नहीं किए गए, कुछ नहीं है, बट उन्होंने एक वंदे भारत ट्रेन लाई है, उसके अलावा उसके अंदर स्पीड्स को बढ़ाया जाना चाहिए, एक अच्छी खासी अपग्रेड होना चाहिए, ह्यूमन एरर कम किए जाने चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम हो, तो ये सारी चीज़ें खर्चे कम हो जाएंगे। नेशनल रेल प्लान लाना चाहिए, क्रिएट कैपेसिटी और ये सारी चीज़ों पर ध्यान है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट। निवेश सारथी बेसिकली इसको दिल्ली में लाया गया है। ये किसके थ्रू लाया गया है, इसके ये बेसिकली अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दिल्ली एनसीआर में जो निवेश सारथी है, यानी कि जगह जगह अपनी वैन लेके जाएंगे, और बेसिकली है किसके थ्रू, पहले ये देख लो, शिक्षा और शिक्षण निधि प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू, इन दोनों के थ्रू लाया गया है, जिसका नाम है IEPFA। ठीक है, एंड कॉमन CSC कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों के थ्रू लाया गया है। ये क्या करेंगे बेसिकली, ये आपको जगह जगह पे एक वैन खड़ी होगी और स्क्रीन होगी, आपने कभी देखा होगा, उस स्क्रीन के थ्रू आपको जागरूक करेंगे कि आपको, आप कैसे, अगर आप मान के चलो आप किसी कहीं पर फंस गए हो तो वहाँ से आपको वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल आपको एजुकेशन कैसे दी जाएगी। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में नैतिकता मामले में अध्ययन में उन कदमों को दिखाने के लिए किया जा सकता है जिनका उपयोग वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है बेसिकली, क्या है इसके बारे में, क्यों है। IEPFA क्या है, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष के प्रबंधन में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अन्य जिम्मेदारियां इसको क्या दी गई थी कि निवेश जो भी शेयर हैं, जो भी आपको शेयर दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में लाभांश है, और डिवेंचर आपको नहीं मिला है तो इसके बेस पे काम करते हैं, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल आपको जानकारी दी जाएगी। डिजिटल इंडिया को बेसिकली फॉलो करने के लिए CSC 2.0 लाया गया है, 2.0 बेसिकली हम उसे कहते हैं। तो ये था बेसिकली IEPFA। ठीक है, जो कि बेसिकली कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के थ्रू लाया गया है, और फोकस किस पे है कि अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं, दावा ना किए, जितना आपको दावा किया गया था कि आपको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, और आपको डिवेंचर वापस करने पर केंद्रित है, तो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो उसके बेस पे आपको फाइनेंशियल नॉलेज आपको देता है कि आपको कैसे कैसे कौन से स्टेप लेने हैं ताकि आप आगे बढ़ पाओ।
आरबीआई ने यूपीआई के लिए नए फीचर लॉन्च किए हैं। तो यार देखो है, यूपीआई के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नए फीचर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें लाई गई हैं कि एक अलग सा फीचर, यानी कि आपके पहले की तुलना में आप ज़्यादा कर पाओगे, छोटी पेमेंट भी ज़्यादा कर पाओगे, कनेक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में इन सब की चीज़ों पर फोकस किया गया है। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मल ध्यान रखो। सिर्फ यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने रुपए की छोटे मूल्य की जो ऑफलाइन जो पेमेंट है वो 500 रुपये कर दिया गया है मिनिमम, जो लेन देन की जो सीमा है। जो मैक्सिमम है जोखिमों को कम करने के लिए अगर कोई सीमा है तो वो 2000 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज की डेट में काफ़ी लोग यूपीआई लाइट का यूज़ करते हैं, बेसिकली हर महीने 10 मिलियन लोग इससे ज़्यादा करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पर लोग अपना पेमेंट वेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब यूपीआई के बारे में क्या है, यूपीआई यानी कि एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप किसी भी बैंक में अपने एक ऐप के थ्रू किसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस बेसिकली यूपीआई राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीएल के थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनपीसीएल, इसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट सेवा है बेसिकली। आपका पास एक डिवाइस है, उसी के अंदर आपने वॉलेट ले रखा है, उसमें पैसे जमा है, तो ईजिली आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। कम मूल्य के लेन देन के लिए बेसिकली ज़्यादा फेमस होता है यूपीआई लाइट, ठीक है। अब डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन बेसिकली देखो चीन में आ रहा है। डिफ्लेशन देखो सेम चीज़ है इन्फ्लेशन का, यार पसीने बहुत आए थे, ठीक है। तो देखो इन्फ्लेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। इन्फ्लेशन तब आता है जब आपके यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। वहीं अपस्फीति में क्या हो जाएगा कि आपके पास यानी कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, आपके पास पैसा है ही नहीं खरीदने के लिए, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। इसे कहते हैं अपस्फीति या फिर डिफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाता है। अब अपस्फीति क्यों आ रही है, बेसिकली ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि चीन के अंदर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। जब किसी अर्थव्यवस्था के भीतर यानी कि अंदर वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी आ जाए, यह मुद्रास्फीति के विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। जहां कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं, अपस्फीति कहलाती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति मांग से अधिक हो, जिससे उपभोक्ता खर्च में कमी आती है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर वैसे ही प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे वो सस्ते में बिकना चालू हो जाएंगे। जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो महंगे बिकेंगे, तो इसे इन्फ्लेशन कंडीशन कहते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा, कम कीमतें फ़ायदेमंद लग सकती हैं, लेकिन वो व्यवसाय और नौकरियों में, यानी कि ऑलरेडी फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी है ए, वो शूज़ बनाती है, और हर साल उसने डिसाइड कर रखा है कि मैं 10,000 जोड़ी शूज़ बनाएंगे उस कंपनी ने, उस फैक्ट्री ने। अब वो क्या करती है ए कंपनी, अब एक साल ऐसा 2023 आया, 2023 के अंदर उसको पता चला कि पिछले साल के मुकाबले हर साल हम 10,000 शूज़ बेच देते हैं, उसके बाद भी रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन हम उसे फुलफिल नहीं करते हैं ताकि हमारी वैल्यू बनी रहे और हमारी कीमतें स्टेबल रहें। लेकिन 2023 के अंदर सिर्फ 5,000 शूज़ बिके, 5,000 अभी भी स्टॉक में पड़े हैं और उसको कोई खरीद भी नहीं रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी कॉस्ट गिरा देगी कि भैया तुम खरीदो, एटलीस्ट तुम खरीदो तो सही, हम सस्ता कर रहे हैं। तो लोग फिर भी कई बार फायदेमंद तो लग सकते हैं, लेकिन कंपनी को क्या होगा, कंपनी का वो 5,000 बिक ही नहीं रहा, कंपनी तो एक तरीके से लॉस में चल रही है ना अपने। तो यानी कि उसको प्रोडक्शन, उसके पास पैसा ही नहीं आ गया प्रोडक्शन के लिए, तो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को हटाना चालू कर देगी धीरे धीरे। तो इससे बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट चले जाने की सिचुएशन आ जाती है। इससे बेसिकली धीरे धीरे इसी के कारण एक रिसेशन काउंट हो जाता है, ठीक है। चीन में स्थिति के कारण क्या है, रियल एस्टेट के अंदर इशू आ रहा है, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है वहाँ पे, ठीक है। और यूएसए के साथ में वैसे ही उसकी ताना तानी चलती रहती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर इशू हुआ पड़ा है। पंगे लोग ऐसे देश से जो ऑलरेडी अच्छा खासा डेवलप्ड हुआ पड़ा है, तो ऑब्वियसली बात होगी। और कोविड के कारण भी दोबारा से उसने कम बैक करने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। सीपीआई इनका गिर चुका है, और बाकी बेसिकली जो आपका पीपीआई है बेसिकली, जो थोक मूल्यों का माप है बेसिकली, वो भी, उसका भी गिरावट हो चुका है, उत्पाद मूल्य सूचकांक बेसिकली से हम कहते हैं। तो गंगा वनीकरण परियोजना लक्ष्य से कम रही है, ऑब्वियसली बात है। इसने क्या करा है देखो, मैं बता देता हूँ। गंगा को 2016 से लेकर 2021 तक का अपना एक फेज़ रहा है उसका, जिसमें उनको एक टारगेट दिया गया था कि आपको 100% यानी कि 100 पेड़ लगाने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सिर्फ 22 पेड़ ही लगाए, और 22 पेड़ के बाद में इन लोगों ने अपना फाइनल कर दिया कि हमने इतना डन कर लिया। तो दैट मीन्स क्या रहा कि इनकी जो पॉलिसी थी 100 पेड़ लगाने की, वो फेल रही, वो उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसको कौन कर रहा था, इसको कर रहा था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की देखरेख के अंदर हो रहा था। और बेसिकली यानी कि पेड़ पौधे लगाना, बाढ़ वाले इससे को कम कर, जहाँ पर बाढ़ आ रही है उसको कम करना, गंगा नदी को साफ करना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना था। अब सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के 18
सोसाइटी एक्ट के अंदर बेसिकली रजिस्टर्ड है 1860 के थ्रू। वहीं अगर आप देखोगे तो मिशन में सीवेज को रोकने के लिए, यानी कि सीवेज का जो जितना भी सीवेज होता है वो गंगा में ना जाए, उसको रोकने के ऊपर काम किया गया। दोबारा से जो एफॉरेस्टेशन है उसको लाने की कोशिश की गई, नदी का दोबारा से कंजर्वेशन किया जाए, पुनर्जीवन दिया जाए उसे। तो इसके ऊपर बेसिकली काम किया जा रहा है। बढ़ते कीट के खतरे की, अब ये न्यूज़ में क्यों है इसको भी देख लो। तो दक्षिण भारत में जो चाय बागान मालिक हैं उनको एक इशू आ रहा है बार बारी। उसमें क्या आ रहा है, चाय मच्छर एक बग है, यानी कि टी मॉस्किटो बग बेसिकली है, जो कि फलों और चाय के बागानों पर गंभीर एक कीट है बेसिकली ये, जो कि उनको इशू देने में लग रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। यानी कि टेम्परेचर, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बारिश का जो टाइम है वो बेसिकली चेंज हो चुका है। बारिश कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, जो एक्चुअल में जो शेड्यूल है वो उससे अलग हो चुका है। तो उसकी वजह से इन बग्स को पैदा करने में ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है उनको हेल्प कर रहा है। और हेल्प करने की वजह से ये वाले जो बग हैं, जो चाय के बागान है या फिर फलों के बागान है, उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और फसलों को ख़राब करते हैं। ये बेसिकली इशू हुआ है, और यही सारी की सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही हैं। अब आते हैं कच्छ वनस्पति पे। तो ऑब्वियसली बात है, कच्छ वनस्पति क्या है। टोटल देखो ऑल ओवर भारत का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में से स्क्वायर किलोमीटर का ओनली 0.15% ही हिस्सा है जो कि मैंग्रोव के अंदर काउंट होता है। लेकिन ये पूरी के पूरे एरिया पे फैला हुआ है। 7,516 किलोमीटर की अपनी कोस्ट लाइन है जिसमें ये फैला हुआ है। अब मैंग्रोव हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बेसिकली कटाव, तूफान, चक्रवात, ये सब जो आते हैं, लहरें आती हैं, उनको रोकता है। अब साधन को रोकता है। सुंदरवन क्षेत्र के अंदर अच्छा खासा मैंग्रोव है, यानी कि यहाँ पर बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन, सुंदरबन अच्छा खासा मैंग्रोव एरिया है, उनको एक बनाता है। अच्छी खासी डाइवर्सिटी पैदा करता है, जड़ी बूटियाँ दे देता है स्थानीय लोगों के लिए, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको मछली पालन में, मछलियों से उनको एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इसके थ्रू। दूसरी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व करता है, संग्रहित करता है। मैंग्रोव यानी कि अच्छी खासी एक अनुकूलनशीलता बनाए रखते हैं उस एरिया में। सरकारी पहल क्या है, सरकारी पहल के अंदर अमृत धरोहर जो एक स्कीम है वो लेके आई गई है, जिसमें आर्द्र भूमि को दोबारा से जो वेटलैंड एरिया से उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। उनको अच्छा खासा दोबारा से रामसर साइट के थ्रू, उनका बेसिकली आपको पता ही है जो सुंदरबन है वो रामसर साइट के अंदर आता है। तो एक अच्छा खासा स्टेबल इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, संरक्षण उनको दिया जाए। तो इस पर बेसिकली अमृत धरोहर फोकस करती है। वहीं एक मिष्टी योजना है। मिष्टी योजना क्या है, तटीय आवास और मूर्ताई के लिए मैंग्रोव है। तो जितने भी मैंग्रोव वाले एरिया हैं उसके अंदर एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना, आजीविका को बढ़ाना, बेसिकली वृक्षारोपण करना, जिसमें मनरेगा और कैंपा फंड से, अन्य स्रोतों से थोड़ा सा फंड लाना और पूरे एरिया को सही करना। अब वही विशेषताएं क्या ही होंगी, सारी की सारी सेम ही होती हैं। गहन तटीय मैंग्रोव वनीकरण करना, राज्यों और क्षेत्रों में व्यापक कवरेज करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी करना, कृषि वानिकी और इन सब को बढ़ावा देना, इन सब पे बेसिकली फोकस किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है इंटरपोल। इंटरपोल के ऊपर हमारा दूसरा आर्टिकल है। इंटरपोल क्या है, बेसिकली जो इंडिया का जो सीबीआई है, जिसको बेसिकली भारत का इंटरपोल कहा जाता है, सीबीआई एकेडमी है, वो बेसिकली हाल ही में क्या हुआ, इंटरपोल का एक बेसिकली अकेडमी है, इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क में 10वें नंबर पर बेसिकली शामिल हुआ है इंडिया की सीबीआई। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। अब आगे देख लो, इंटरपोल क्या है। इंटरपोल अकेडमी बेसिकली 2019 में इसको लाया गया था। इंटरपोल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी को 2019 में लाया गया था, जिसमें अच्छी खासी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं न्यू लेवल पे, मॉडर्न तरीके से, ताकि कंट्रीज उसके लेवल पे अपने आप को सक्षम कर पाएँ आगे की चीज़ों से लड़ने के लिए। सीबीआई अकेडमी बेसिकली 1996 में स्थापित किया गया था। गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और वहीं से बेसिकली भ्रष्टाचार और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसको लाया गया था। इंडिया का इंटरपोल कहा जाता है इसको, और इसको जो पावर आती है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू इसको पावर मिलती है। तो वहीं से आते हैं मोस्ट ऑफ जो सीबीआई के अंदर जो लोग होते हैं वो दिल्ली पुलिस के थ्रू ही जाते हैं। बाकी कुछ को हायर किया जाता है सीजीएल ईजीएल के थ्रू, तो वो अलग है। अब कच्छातीवु जो द्वीप है वो तमिलनाडु का है। अब कच्छातीवु द्वीप देखो ये है, इसे अगर आप देखोगे तो ये है, ये रामेश्वरम जा रहा है, ये बीच में इनके पाक स्टेट है। ठीक है, ये जाफना आइलैंड है ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर हमारे पास रामेश्वरम है। कच्छाद्वीप द्वीप क्यों न्यूज़ में है, ये वाला जो आइलैंड है एक टाइम पे भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई कलेश ना हो, क्योंकि श्रीलंका का मानना तो ये था कि हमारे इससे कल्चरल राइट्स और हमारे रिलीजियस राइट्स जुड़े हुए हैं, तो हमको ये आइलैंड चाहिए और आप हमें दे दो। तो इंडिया है जस्ट एक थोड़ा सा बड़ा दिल करते हुए कि आप ले लो, आपके साथ हमें कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं चाहिए,
तो इंडिया 1974 में भारत ने स्वीकार कर लिया कि इंडिया को श्रीलंका को दे दिया जाए। बट नाउ सिचुएशन क्या है, तमिलनाडु चाहता है कि दोबारा से ये आइलैंड उसको वापस मिल जाए, और तमिलनाडु इसके ऊपर दोबारा से कंसर्न आ चुके हैं। तमिलनाडु बार बार कोशिश कर रहा है कि ये वाला आइलैंड उसे वापस मिल जाए, बट ऑलरेडी इंडिया ने दे दिया है, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी पॉसिबल, क्योंकि इंडिया की ज़्यादा चलेगी इंस्टेड ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो राज्यों से मिलकर बना है, बेसिकली संघ ने राज्यों को बनाया है, राज्यों ने संघ को नहीं बनाया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कोशिश करने की ये सोच रहे हैं कि इनको मिल जाएगा और तमिलनाडु कोशिश करेगा, दैट आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल एक्चुअली। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। 12 तारीख का लेक्चर हमने एक दिन के बाद कैप्चर किया है, ये 12 तारीख का है। तो दोबारा से आज की डेट का जो 15 का है, आज 15 है, दोबारा से एक वीडियो लेके आ जाएंगे आपके लिए, ताकि आप उसको दोबारा से कवर कर पाएँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं नए लेक्चर में और नई सीरीज़ के साथ।